हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2021 पेपर 2 के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये सेक्शन 2 के प्रॉब्लम थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक सिंगल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक प्रॉब्लम है, और 11 और 12 भी एक प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम का जो आंसर है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज आपको आंसर देना है। मार्किंग स्कीम जो है +2 है अगर आप सही आंसर देते हैं, अदरवाइज 0 है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 7 और 8। A soft plastic bottle filled with water of density 1 gram per centimeter cube carries an inverted glass test tube with some air trapped as shown in the figure. The test tube has a mass of 5 grams and it is made of a thick glass of density 2.5 gram per cc. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P0 equal to 10 raised to 5 Pascal, so that the volume of the trapped air is V0 equal to 3.3 centimeter cube. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at the pressure P0 plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V0 minus delta V. Let delta V equal to x centimeter cube and delta P equal to y into 10 cube Pascal. Then the value of x and the value of y we have to find out. अब देखिए, यहां पर जो टेस्ट ट्यूब है, अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम कितना है? 5 ग्राम अपॉन 2.5 ग्राम पर सी। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 सी। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब तो टेस्ट ट्यूब की अपनी खुद की वॉल्यूम है, साथ ही साथ इसके अंदर जो एयर है इसका वॉल्यूम भी है V0। अब जो सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे वो है ट्यूब प्लस एयर, ठीक है ना। अब जिस समय इसका सिंकिंग शुरू होने वाला है उस समय होगा ये कि वेट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब वेट कितना होगा? वेट तो mg होगा टेस्ट ट्यूब का, एयर के वेट को हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। और जो अपथ्रस्ट होगी इट विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? तो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर, यानी कि V0 माइनस डेल्टा V मल्टीप्लाइड बाई G। अब G कैंसिल हो जाएगा और रो W की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपको ये मिलेगा कि V1 प्लस V0 माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 5। अब V1 है 2, V0 है 3.3 माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 5। और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा डेल्टा V इक्वल टू 0.3
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पहले प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें डेल्टा पी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कि जो एयर का कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर P1 V1 यानी कि P0 V0 विल बी इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा P इंटू V0 माइनस डेल्टा V। तो P0 V0 की वैल्यू आ जाएगी P0 V0 माइनस P0 डेल्टा V प्लस डेल्टा P V0 माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। तो P0 V0 कैंसिल करते हैं। अब आपको मिलेगा डेल्टा P इज इक्वल टू P0 डेल्टा V अपॉन V0 माइनस डेल्टा V। इसको अगर आप इस तरह से लिखें, देखिएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 अपॉन V0 बाई डेल्टा V माइनस 1। तो अब V0 की वैल्यू कितनी है 3.3 और डेल्टा V की वैल्यू है 0.3। तो इट विल बी P0 अपॉन 11 माइनस 1, it will be P0 by 10. So that will be 10 raised to 4 पास्कल। तो यहां से डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 क्यूब पास्कल। और इस तरह से हमारे जो करेक्ट आंसर थे वो हो जाएंगे 0.30 और 10.00। तो these will be the correct answer. Next problem, question number 9 or 10. A pendulum is made of a bob of mass 0.1 kg and a massless inextensible string of length L equal to 1 meter. It is suspended from a fixed point at a height h equal to 0.9 meter above a frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. A horizontal impulse P equal to 0.2 kg meter per second is imparted to the bob at some instant. After the bob slides for some distance, the string becomes taut and the bob is lifted off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum above the point of suspension just before the bob gets off is j kg meter square per second. The kinetic energy of the pendulum just after the lift off is k joule. The value of j is the value of k is. All right. अब इसको देखिए, ये वो पॉइंट है जहां से सस्पेंशन हो रखा है। ये फ्लोर है, फ्लोर की जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डेप्थ है वो 0.9 मीटर है। ये ब्लॉक है और ये एक स्ट्रिंग है,
इसकी टोटल लेंथ है 1 मीटर, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग फ्लैट है और इसका लेंथ 0.9 मीटर होगा। अब आपने इस बॉल को एक इम्पल्स दिया कि बॉल का मास है m, m इज 0.1 kg और इम्पल्स जो दिया है वो है 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, so this will be equal to mv naught, so it will be 0.1 kg into v naught, और इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। जिस समय स्ट्रिंग सीधी होने वाली होगी उस समय सिनेरियो कुछ ये होगा, ये लेंथ होगी 1 मीटर और इस एंगल को थीटा मान लें तो cos थीटा विल बी 0.9। अभी भी इस ब्लॉक की वेलोसिटी v नॉट होगी, तो एंगुलर मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0.9 मीटर, ये तो हाइट हो गई, इंटू मास 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, so that will be 0.18 kg meter square per second, and therefore J का जो वैल्यू है वो 0.18 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल भी थीटा है, और अगर जो रेड कलर की लाइन है ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो जब ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन में आएगा, इंपल्सिव टेंशन की वजह से स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा और वेलोसिटी का वही कंपोनेंट बचेगा जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, एंड दैट विल बी v नॉट cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू 0.9 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी गई है, इट विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई 1.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.162 जूल। तो जो k का वैल्यू आपसे पूछा गया है, अब 2 डेसिमल प्लेसेज उसकी वैल्यू 0.16 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये जो करेक्ट आंसर थे they will be 0.18 and 0.16। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम 11 और 12 पर। In a circuit, a metal filament lamp is connected in series with a capacitor of capacitance 3 microfarad across a 200 volt 50 hertz supply. The power consumed by the lamp is 500 watt, while the voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value of the voltages. The magnitude of the phase angle in degrees between the current and the supply voltage is 5. So assuming कि pi root 3 is 5, find the value of t and the value of 5. इसके लिए देखिए, मान लीजिए ये सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक ईएमएफ का सोर्स है। तो V will be equal to V naught sin ओमेगा t, ऐसा जंक्शन ले लेते हैं। अब V naught होगा
200√2 वोल्ट और ओमेगा होगा 2 पाई इंटू 50, तो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कितना है 100 वोल्ट, और पावर कितना है 500 वॉट। तो ये बात आप जानते हैं कि पावर इज V²/R। इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी V²/P। रेजिस्टेंस विल बी 100 × 100/500। तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है। रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया, इट इज 20 ओम। अब जो इसमें आरएमएस करंट होगा, इट विल बी 100 वोल्ट अपॉन 20 ओम, दैट विल बी 5 एम्पियर। तो इस सर्किट में आरएमएस करंट कितना है, 5 एम्पियर का आरएमएस करंट है। अब देखिए ध्यान से, ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR² प्लस VP² इज V²। इसको अगर आप यूज करेंगे, V का वैल्यू 200 है, VR का वैल्यू 100 है, तो VP का वैल्यू आ जाएगा 100√3 वोल्ट। अच्छा, VP जो है 100√3 वोल्ट है, इट विल बी आरएमएस करंट 5 एम्पियर इंटू 1/ω²। तो अब इस चीज को अगर आप देखें, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1/100√3 इंटू 100 पाई और ऊपर होगा 5। ठीक है। अब एक बात आपसे ये भी कही गई है कि 5√3 को आपको मान लेना है कितना, 5√3 को 5 मान लेना है, 5√3 इज 5। या फिर ये भी कह सकते हो कि 5/√3 पाई का जो वैल्यू है ये 1 है। तो 5/√3 पाई के वैल्यू को 1 मान लें, ये आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ f। So this will be equal to 100 into 10⁻⁻6 f। तो 100 माइक्रोफेरेड के बराबर है। तो जो C का वैल्यू है, जो C का वैल्यू पूछा गया है, इट विल बी 100। क्लियर है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो 1/ω/c का वैल्यू है 20√3। जो tan phi होगा, इट विल बी 1/ω/CR। ठीक है ना। तो tan phi का वैल्यू
हो जाएगा √3, और इससे फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 60 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रॉब्लम 13 हो जाएगा सेक्शन 3 में। तो इसके बाद आता है सेक्शन 3। इसमें 2 पैराग्राफ हैं, दोनों में 2-2 प्रॉब्लम हैं। हर प्रॉब्लम में 4 ऑप्शन हैं और केवल एक ही करेक्ट है। मार्किंग स्कीम में +3 अगर करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं, 0 अगर आप कुछ नहीं करते हैं, और -1 अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो पैराग्राफ 1 देखते हैं। ओके, ए स्पेशल मेटल एस is conducting electricity without any resistance. A closed wire loop made of S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment, which in turn repels the source of the magnetic field or flux. Consider such a loop of radius A with its center at the origin. A magnetic dipole of moment m is brought along the axis of this loop from infinity to a point at distance r very much greater than a from the center of the loop, with its north pole always facing the loop, as shown in the figure. The magnitude of the magnetic field of a dipole m at a point on its axis at a distance r is mu0/2 pi m by r cube, where mu0 is the permeability of free space. The magnitude of the force between the two magnetic dipoles with moments m1 and m2 separated by a distance r on the common axis with their north poles facing each other is k m1 m2 by r raised to 4, where k is a constant of appropriate dimension. The direction of this force is along the line joining the two dipoles. इतना सब कुछ दे रखा है। Now, when the dipole is placed at a distance r from the center of the loop, as shown in the figure, the current induced in the loop will be proportional to. देखिए, इसको तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, भाई यहाँ पे फील्ड क्या होगी, यहाँ पे फील्ड होगी mu0/2 pi m by r cube। इस लूप में फ्लक्स क्या होगा, फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द लूप। अब ये स्मॉल लूप है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फील्ड इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं भी माने तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो इसी टर्म का कोई फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो और करेक्ट अगर इसको बनाना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू Li, where L is the self inductance of the circle। ये जो कंडक्टिंग लूप है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L। तो अब इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि I इज प्रोपोर्शनल टू m by r क्यूब, और 13th का जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। 13th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A। इसके बाद ठीक है, इसका करेक्ट आंसर A हो गया। अब इसमें करंट आ गया है I। ठीक है जी, इसमें करंट आ गया है I। इस करंट I की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इस करंट I का क्या होगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, पहले इस करंट I के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो डाइपोल है m डाइपोल मोमेंट का, इसकी फील्ड ऐसे है, तो फिर ये करंट ऐसा होगा कि इसकी जो फील्ड होगी V1 वो इस तरफ होगी,
या बी आई जो इंड्यूस फील्ड है, और अकॉर्डिंगली इस वाले ऑब्जर्वर को आई करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह का करंट इसमें आएगा। अब देखिए, अगर ये सर्कुलर लूप और ये डाइपोल बहुत दूर दूर है, इनफाइनाइट दूरी पे है, उस केस में क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, आप कह सकते हो जीरो है। तो जब ये आर की दूरी पे आ जाएंगे तब इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आप कह सकते हो इट विल बी एम इंटू बी आई। ठीक है। अब जो फील्ड होगी इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पर, तो बी आई इट विल बी प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट बाई आर क्यू। ठीक है ना। अगर आप इस फॉर्मूले को रिकॉल करें, कौन सा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। अब इसी फॉर्मूले में यदि एक्स आर से बहुत बड़ा है, ये फील्ड क्या बन जाती है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x3। यहाँ पर x की जगह r हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो I/r³ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा, I किसके प्रोपोर्शनल है, I प्रोपोर्शनल है m/r³ के। तो क्लियर बात है कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो m इंटू I/r³ इसके प्रोपोर्शनल है। तो यूएफ इज प्रोपोर्शनल टू m 1/r³ इंटू m/r³। ठीक है। तो इन सबको कंबाइन कर दोगे आप, तो यूएफ विल बी प्रोपोर्शनल टू m²/r⁻⁶। ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, जब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन था तब इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो था मान लीजिए, और जब इनके बीच में आर का सेपरेशन आ गया तो जो एक पोटेंशियल एनर्जी है वो आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू m²/r⁻⁶ है। तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा इनको इनफाइनाइट सेपरेशन से आर की दूरी तक लाने में, जो कि प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है, the work done in bringing the dipole from infinity to a distance r from the center of the loop with a given process is proportional to m²/r⁻⁶। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन में फोर्स का जो फॉर्मूला दिया है, तो फोर्स के फॉर्मूले में आप एफ डी आर को इंटीग्रेट करके भी इस रिजल्ट तक जा सकते हैं। ठीक है। तो 14 पार्ट का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। A thermally insulating cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle, as shown in the figure below. On each side of the partition, there is 1 mole of an ideal gas with a specific heat at constant volume Pv equal to 2R, where R is the gas constant. Initially, each side has a volume V0 and temperature T0. The left side has an electric heater which is turned on at very low power to transfer heat Q to the gas on the left side. As a result, the partition moves slightly towards the right, reducing the right side volume to V0/2. Consequently, the gas temperatures on the left and the right side become TL and TR respectively. Ignore the changes in the temperature of the cylinder, heater and the partition.
द वैल्यू ऑफ टी आर बाई टी नॉट इज √2 √3 2 3। और दूसरा है द वैल्यू ऑफ क्यू बाई आर टी नॉट इज। तो ए बी टी डी 4 ऑप्शन है, इनमें अपने को चूज करना है। अब देखिए ऐसा है, जब ये पार्टीशन यहाँ पे आ जाएगा तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई 2, और इस वाले पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा 3 वी नॉट बाई 2। तो ये बात एकदम क्लियर है कि जो राइट हैंड साइड पे गैस है, इसका जो कंप्रेशन हुआ है वो तो एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, टीवी रेज टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। यदि इसका टेम्परेचर हो गया है टी आर, अच्छा गामा क्या होगा, गामा होगा 3/2, क्योंकि टीवी इज 2R, तो वो टीवी 2R है, टीपी हो जाएगा 3R, तो गामा कितना आ जाएगा 3/2। अब टीवी रेज टू गामा -1 इज कांस्टेंट, तो आप ये लिख सकते हैं गामा -1 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, तो टी नॉट रूट वी नॉट इज टी आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट बाई 2। राइट चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा √2 टी नॉट। तो टी आर कितना आ गया, √2 टी नॉट। तो जो टी आर बाई टी नॉट का रेशियो पूछा गया है वो तो √2 हो गया, टी आर बाई टी नॉट का रेशियो कितना हो गया, √2। तो एक तो ये बात हो गई कि टी आर का वैल्यू √2 टी नॉट है। इसके बाद पार्टीशन कहीं यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। अभी भी दोनों तरफ प्रेशर तो सेम होगा, तभी इक्विलिब्रियम रहेगा सिस्टम का। तो अब इससे होगा ये कि मान लीजिए इस तरफ का टेम्परेचर है TL, तो आप ये कह सकते हो कि T 3V0/2 अपॉन R इंटू TL इज इक्वल टू P V0/2 इंटू R इंटू TR। ये नंबर ऑफ मोल्स हमने दोनों तरफ इक्वेट कर दिए जो कि 1 है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 3TR इज इक्वल टू TL, और इससे TL का वैल्यू आ जाएगा 3√2 टी नॉट। तो लेफ्ट चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो 3√2 टी नॉट है। ये क्लियर हो गया। अब लेफ्ट चैम्बर में जो गैस है इसका डेल्टा यू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू पीवी इंटू 3√2 टी नॉट माइनस टी नॉट। तो इसको सॉल्व करने पे डेल्टा यू आ जाएगा आर टी नॉट 6√2 -2। डेल्टा यूएल कितना आ जाएगा, आर टी नॉट 6√2 -2। फिर ये बात समझिए कि पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो लेफ्ट चैम्बर में जो गैस है उसने जो वर्क किया है प्लस राइट चैम्बर में जो गैस है उसने जो वर्क किया है उसका सम 0 है। तो लेफ्ट चैम्बर में जो गैस है उसका वर्क हो जाएगा, राइट चैम्बर में गैस ने जो वर्क किया है उसका नेगेटिव,
और ये हो जाएगा डेल्टा यू आर के बराबर, यानी कि राइट चैम्बर में जो गैस है उसके पोटेंशियल एनर्जी चेंज, उसके इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इससे क्लियर है कि डब्ल्यू एल की वैल्यू क्या है, 1 × 2r × √2 T0 - T0। तो लेफ्ट चेम्बर की गैस का वर्क कितना है, RT0 2 √2 - 2। अब डेल्टा यू प्लस वर्क डन ये होता है क्यू। तो जो क्यू होगा बेटा, क्यू हो जाएगा RT0 × √2 - 2 + 2 √2 - 2। So it will be RT0 8 √2 - 4। अब इसमें 4 कॉमन ले लें आप, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4RT0 2 √2 - 1। तो इससे क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम 15 का जो आंसर है वो है ए, और प्रॉब्लम 15 का जो आंसर है वो है बी। ये हमारा सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 में। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे और इनका जो आंसर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब इसको देखिए, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ a cell of EMF E, a meter bridge of wire resistance R0 equal to 50 ohm, the resistance R0 by 2, another cell of EMF E by 2, internal resistance R, and a galvanometer G are used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L equal to 72 centimeter, then the value of R1 is। अब देखिए ऐसा है, पहले डायग्राम को बना लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ये ई है, ये R1 है, R1 तो पता करना है, ये R0/2 है तो 25 ओम हो गया। फिर ये एक बैटरी है E/2 की, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये गैल्वेनोमीटर है और ये नल पॉइंट है। ठीक, अब ये दूरी है 72 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट के रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1, इस पार्ट के रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R2। तो R1 कितना हो जाएगा 72, एक मिनट, हाँ 72/100 × 50 ओम। तो R1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 36 ओम। अब R2 की वैल्यू आ जाएगी 40 ओम। ठीक है, इसका मतलब ये है इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 36 ओम से और इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस है 14 ओम। अब नल पॉइंट जब होगा तो इसमें तो कोई करंट होगा नहीं, तो जो भी करंट आई होगा वो सारा इसी में होगा। ऐसे करंट ऐसे जाएगा, फिर वही करंट इधर चला जाएगा और वही करंट इसमें आएगा। मगर नाम रखते 1 2 3 4 5 6।
तो एक लूप ले लो आप, 1 2 5 6 1। इसमें किरचॉफ लॉ की इक्वेशन क्या होगी? E माइनस आई आर वन माइनस E/2 माइनस 36i इक्वल टू 0। और दूसरा लूप ले लो तुम, 2 3 4 5 2। इसमें इक्वेशन क्या होगी? -25i, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, -14i प्लस E/2 इक्वल टू 0। तो E/2 का देखो वैल्यू कितना आ गया? E/2 का वैल्यू आ गया 39i। ठीक है, और E का वैल्यू 78i। तो अब ये जो इक्वेशन है देखो, ये वाली, ये इक्वेशन क्या बनेगी? 78i माइनस आई आर वन माइनस 39i माइनस 36i इक्वल टू 0। ये बन जाएगी आई आर वन इज इक्वल टू 3i। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आर वन इज इक्वल टू 3 हो। तो जो आपसे आर वन पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। ये 17 का आंसर हो गया। इसके बाद the distance between two stars of masses 3 ms and 6 ms is 9r. Here r is the mean distance between the centers of the earth and the sun, and ms is the mass of the sun. The two stars orbit around their common center of mass in circular orbit with period nt, where t is the period of earth's revolution around the sun. The value of n is, देखिए ऐसा है, जो अर्थ का सन की तरफ रिवॉल्यूशन है उसका टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम एस। फिर यहाँ पे दो प्लैनेट्स हैं, एक का मास है 3 ms और एक का मास है 6 ms। तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इस तरह से, ये दूरी होगी 3r और ये दूरी होगी 6r। अब जैसे ये वाला जो प्लैनेट है, ये 3r रेडियस के सर्किल में चल रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? F। हाँ, F विल बी इक्वल टू G 3 ms 6 ms अपॉन 9r का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 6 ms, इसका मास हो गया, सेंटर से दूरी 3r इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू बेटा आ जाएगा कितना? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम एस बाई आर क्यूब इंटू 1/9। तो इसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है एन टी क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई 9 स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम एस। तो एकदम क्लियर सी बात है, एन का वैल्यू कितना है? 9। तो बेटा यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा 9। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। In a photo emission experiment, the maximum kinetic energies of photoelectrons from metals P, Q and R are EP, EQ and ER। तो तीन मेटल्स हैं, P, Q
आर, और इनके जो वर्क फंक्शन हैं वो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. In this experiment, the same source of monochromatic light is used for metals P and Q, and a different source of light is used for the metal R. तो मान लो P और Q पे जो लाइट जा रही है उसका एनर्जी है E1, यानी कि उसके एक फोटोन का एनर्जी E1 है, लेकिन R पे जो लाइट आ रही है उसके फोटोन का एनर्जी E2 है. अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली बात है, तो देखो सीधी सी बात है, EP होगा E1 माइनस 4, जबकि EQ कितना होगा? E1 माइनस 4.5. अब तुम्हें दे ही रखा है कि EP इज 2 EQ, यानी E1 माइनस 4 इज 2 इंटू E1 माइनस 4.5. अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो E1 का वैल्यू आप सॉल्व करके देखें भाई. E1 का वैल्यू आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E1 का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. इसके बाद अगर आप बात करें ER की, तो ER कितना है? E2 माइनस 5.5, लेकिन ये किसके बराबर है? EQ के. अब EQ कितना हो गया? EQ हो गया 0.5, क्योंकि E1 का वैल्यू 5 है, इसको 0.5 कर दें. तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? E2 इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो मेटल R के ऊपर लाइट गिर रही है उसके एक इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6. थैंक यू.